नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़। हरियाणा को खेलो इंडिया 2021 की मेजबानी मिल चुकी है। हरियाणा सरकार खिलाड़ियों का ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में चयन होते ही 5 लाख रुपए देगी। कोचेज के लिए निरीक्षण किया गया और कुछ अनियमितताएं पाई गई और इस पर खेल राज्य मंत्री ने एक्शन लिया। आज हमारे साथ इसी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हैं हरियाणा के खेल राज्य मंत्री सरदार संदीप सिंह जी। उनसे बात करते हैं। संदीप जी, स्वागत है पंजाब केसरी पर। थैंक यू सो मच। संदीप जी, शुरुआत करूंगा। खेलो इंडिया 2021 की मेज़बानी हरियाणा को मिली है, किस तरीके से देखते हैं? कितनी बड़ी अचीवमेंट है और कितना बड़ा चैलेंज है इसको ऑर्गेनाइज करवाना? देखिए, अचीवमेंट यंगस्टर्स के लिए बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है और 2021 में खेलो इंडिया का मेज़बानी करना हरियाणा के लिए चैलेंज भी है। चैलेंज इस तरह से है क्योंकि अभी तक हरियाणा ने कभी भी होस्ट नहीं किया इतना बड़ा टूर्नामेंट, क्योंकि पहले नेशनल गेम्स होती थी और वो 4 साल बाद, कभी कभी 5, 6, 7 साल भी आपने देखा होगा लगे हैं। तो वो भी जिस स्टेट को मिलते थे उस स्टेट में वो पहले विलेज तैयार करो, विलेज ना हो तो फिर वो किस तरीके से होस्ट करना। तो लास्ट जो नेशनल गेम्स से अब तक काफ़ी लंबा समय आ गया था। फिर उसके सेंट्रल गवर्नमेंट ने, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये बहुत बढ़िया स्टेप लिया कि खेलो इंडिया एक ऐसी गेम्स कराएं जो हर साल हो और वो नेशनल गेम्स की तरह हो, जिससे युवाओं को, स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं, अगर आप देखें अंडर 17, अंडर 21 जो और यूनिवर्सिटीज़ के इस तरीके के जो बच्चे हैं जो आगे बढ़ें, उस तरीके से उन्होंने खेलो इंडिया का अलग अलग स्टेप्स में रखा है। तो ये हमारे हरियाणा के युवा जो हैं, जो अभी आ रहे हैं गेमों में, उनके लिए बहुत बड़ा मैं कहूँगा कि तुर्क का इक्का साबित होगा, क्योंकि उसको देखकर वो अपनी तैयारी करेंगे कि हमें यहाँ पर खेलना है, अपने ही राज्य में खेलना है और जीतना है। उससे एक हेल्दी कंपटीशन होता है। हेल्दी कंपटीशन में हमेशा खिलाड़ियों का जो है इम्प्रूवमेंट होती है। बिल्कुल, कोई इवेंट होता है, घर में शादी हो जाए या किसी तरीके का भी इवेंट होता है, तो तैयारियां उसके लिए जो हैं ज़रूरी होती हैं। कई चैलेंजेस आ जाते हैं ग्राउंड्स को लेकर, अगर खेलों की बात करें, और लोकेशन को लेकर और उनके ठहराव के लिए काफ़ी संख्या में इसमें बच्चे आएंगे। इन चीज़ों के लिए क्या कुछ तैयारियां आपने सोची हैं? देखिए, पंचकुला हम होस्ट कर रहे हैं। हमारा मेन हब जो है वो पंचकुला है और पंचकुला के साथ चंडीगढ़ लगता हुआ साथ ही में मोहाली भी है। तो ये ट्राई सिटीज़ कहलाता है। और यहाँ पर अगर हम देखें होटल्स की, अगर हम पिछली गुवाहाटी में भी मैंने विज़िट किया था, तो वहाँ अकॉर्डिंग टू गेम्स होटल्स में इनको बांटा हुआ था और जितने ऑफिशियल्स हैं उनको उस तरीके से बांटा हुआ था। तो उस तरीके से इन्होंने किया था। गुवाहाटी से कहीं ज़्यादा हमारे यहाँ पर होटल्स हैं और हमारे पास कई ज़्यादा गवर्नमेंट्स के गेस्ट हाउस, रेस्ट हाउस जिसको बोलते हैं, वो भी हैं। तो ऑर्गेनाइज हम उस तरीके से कर सकते हैं। हमने उस चीज़ का जो कितने नंबर्स ऑफ मेंबर्स आ रहे हैं, ऑफिशियल्स कितने नंबर्स ऑफ मेंबर आ रहे हैं, टीम के, स्टेट्स के मेंबर्स आ रहे हैं, तो उस तरीके से हमने वो लिस्ट कर ली। उसकी तैयारी अभी से शुरू कर दी। और जो ग्राउंड्स की होस्ट की बात है, वो हम अकॉर्डिंग टू कि कितने एरिया में हमारा कौन सी गेम होगी, टोटल 20 गेमें हैं और 20 गेमों को किस तरीके से हमने होस्ट करना है, वो सारा उसके ऊपर अभी से अभी, जब लगभग अगर हम देखें तो 1 साल से भी ज़्यादा का समय है। लेकिन मेरे लिए वही होता है कि आखिरी में पैनिक होने से बेटर है कि हम अभी से तैयारी शुरू कर दें। तो मैंने ये पहले दिन ही, अब लगभग 1 महीना हो गया है जो हमने मीटिंग लेनी शुरू कर दी थी। और जैसे ही हमारी ये हमें खेलो इंडिया हमें होस्ट करने का एक सुनहरी मौका मिला, तो उसके बाद मैंने मीटिंग्स इसी चीज़ के लिए ले ली कि हम कितने मेंबर्स आएंगे, पूरा गुवाहाटी से ब्यूरो ले लो। और हो सकता है कि मैं आने वाले समय में खुद एक बार फिर गुवाहाटी विजिट करूं और वहां पर उनकी जो सारी गेम्स की जो उन्होंने होस्ट की थी उसको एक फिजिकली सारे स्टेडियम दोबारा चेक करूं कि क्या क्या वहां थी और उससे हम बेहतर ही यहां पर होस्ट करें। एक आपकी सरकार ने जो है काफ़ी अच्छा फैसला लिया है कि ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में अगर चयन हो जाता है तभी 5 लाख रुपए देंगे। वो किस तरीके की योजना होगी? क्या कुछ उसके लिए जो है फॉर्मेलिटीज़ खिलाड़ियों के लिए रहेंगी? कैसे एक खिलाड़ी को उसका फ़ायदा मिल पाएगा? देखिए, मैं सबसे पहले तो मैं अपने हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा कि जो स्पोर्ट्स के लिए लगातार कुछ ना कुछ हमें एक तोहफा देते आ रहे हैं। तो ये तोहफा खिलाड़ियों के लिए बहुत बढ़िया तोहफा है। अगर आप देखें, हरियाणा एक पहला राज्य बन गया है जो खेलने से पहले, जो खेलने की पार्टिसिपेट की अमाउंट होती है वो खेलने से पहले दे रही है। उसका 5 लाख जो है वो पहले दे रही है। मैं खुद खिलाड़ी रहा हूँ, मुझे भी पता है जब एक खिलाड़ी खेलने जाता है और उसकी पॉकेट में पैसे ना हो और उसकी डाइट खाने के पैसे ना हो, या अगर ये चीज़ें सेंट्रल गवर्नमेंट भी देती है, स्टेट गवर्नमेंट भी उसमें सपोर्ट करती है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, आप इक्विपमेंट की बात कर लो, अपनी खुद की तैयारी की बात कर लो, कुछ भी कई ऐसी निजी चीज़ें होती हैं जो
खिलाड़ियों को खर्चा आ जाता है, लेकिन वो पैसे ना होने के कारण कहीं ना कहीं उसकी वो भी चूक हो सकती है। तो वो हमारा विज़न था, सीएम साहब का खुद का विज़न था कि इस चीज़ में हम खिलाड़ियों को वो चीज़ दें जो खिलाड़ी मोस्टली हर स्टेट जो है वो खेलने के बाद देता है, जीतने पे देता है। जॉब्स भी कुछ स्टेट्स जॉब्स भी ऑफर करती हैं जीतने के बाद, हरियाणा तो करता ही है। साथ ही में मेडल जीतने के बाद पैसे भी अनाउंस होते हैं, कैश अवार्ड्स भी होते हैं, लेकिन खेलने पे भी कुछ स्टेट्स देते हैं, लेकिन वो भी कुछ अमाउंट देते हैं खेलने के बाद जी। तो हमारा विज़न ये था कि खेलने से पहले क्यों ना दिया जाए, खेलने के बाद तो हर कोई इनाम देता है। तो हमारा विज़न वो था, तो सीएम साहब ने इस विज़न को बहुत बढ़िया तरीके से आगे रखा और इसमें हम खेलने से पहले जब क्वालिफाई राउंड हो जाएगा, उसके खेलने और क्वालिफाई राउंड करने के बाद के पीरियड में हम ये अमाउंट देंगे। बिल्कुल, आपने मेडल की बात कही और हरियाणा में जो है पद की भी बात कही, लेकिन कुछ खिलाड़ी हैं जो नाराज़ हैं। वो कहते हैं कि जो भेदभाव की नीति है वो अपनाई जा रही है। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भी आरोप लगाया कि जब हुड्डा साहब की सरकार थी तो पदक लाओ और पद पाओ की नीति थी और इनाम देते थे, लेकिन अब जो है कुछ खिलाड़ियों ने जो है शिकायत की है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं हिस्ट्री की बात बता देता हूँ पूरी। 1966 से लेके आज की डेट की बात बता दूं तो पहले तो स्पोर्ट्स को किसी को जब मेडल जीत के आता था, मैं खुद एक उसमें गवाह हूँ, खुद एक भोगी हूँ कि जब मैं मेडल पहले जीत कर आया तो किसी को पता नहीं था कि मैं हरियाणा का भी हूँ जी। मैं 17 साल कुछ महीने की उम्र में मैं पहली बार इंटरनेशनल मेडल जीत कर आया, एशिया कप जीता। किसी को यही नहीं पता था कि एशिया कप जीतने के भी पैसे हमें देने चाहिए। मैं ओलंपिक्स में सबसे कम उम्र का वर्ल्ड का खिलाड़ी बना, तब भी खेलने पार्टिसिपेट करने के लिए, वर्ल्ड का, पूरे हॉकी वर्ल्ड का, तब भी किसी को नहीं पता कि ये हरियाणा का है। तो ऐसे ही मेरे जैसे सैकड़ों खिलाड़ी और भी थे उस समय। लेकिन जब धीरे धीरे पद लाने के बाद उनको जॉब्स देनी शुरू की, तो उस समय किसी को पता नहीं था कि हरियाणा में कई डिपार्टमेंट्स ऐसे थे जहां पर पोस्टें बहुत खाली होती थी। आज की डेट में हम जो ला रहे हैं, हम अकॉर्डिंग टू पॉलिसी, हम पॉलिसी में लगातार हम और चेंज आगे भी करेंगे, जिसमें मेडल टैली के लिए, जिसमें जॉब्स के लिए, जिसमें कई गेम्स को ऐड ऑन करना और कई खिलाड़ियों को जिनको अभी तक पहले अगर हम देखें तो पूछा ही नहीं है कभी, तो उस तरीके से हम ऐसे ऐसी पोस्टर पर बिठाएंगे। देखो, आज की डेट में अगर हम देखें तो हमने डिपार्टमेंट से, सभी जितने भी हरियाणा के डिपार्टमेंट्स हैं, स्पोर्ट्स कोटे में कितने पोस्टें खाली हैं, किस तरीके से खाली हैं, हम उनको किस तरीके से दे सकते हैं, हम लगातार कर रहे हैं। जो ये खिलाड़ी शिकायत कर रहे हैं, साक्षी मलिक है, अमित पंघाल है, नीरज चोपड़ा, इनको ऑफर की थी। हाँ, आप ऐसा ना कहें, मैं स्टिल रिमेंबर, मैं उस समय खिलाड़ी ही था जब साक्षी मलिक ने 2016 रियो ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल जीता, ब्रॉन्ज मेडल जीता, और उस समय जीतने के बाद उसको डायरेक्टर की पोस्ट दी थी, ऑफर की थी कुछ वीसी में, उसमें यूनिवर्सिटीज़ के डायरेक्टर की, स्पोर्ट्स डायरेक्टर की। तो जो उस समय अवेलेबल होती है उसकी ग्रेडेशन के हिसाब से, तो अभी भी वो निश्चिंत रहे कि मिल सकती है दोबारा। देखिए, उनको ऑफर उस समय थी, उन्होंने खुद ही छोड़ी थी वो। उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट की रेलवे की जॉब जो है वो एक्सेप्ट की थी, उन्होंने उसको प्रमोशन भी दी, उन्होंने प्रमोशन भी ले चुके हैं वो उसमें। और जो पॉलिसी में हमारे यहाँ है, हम हमेशा, इवन मैं अभी जो अपनी कैश अवार्ड की जो मीटिंग अभी मेरी रिसेंटली हुई है, उसमें भी मैंने कहा कि हम खिलाड़ियों के साथ कोई भी नाइंसाफ़ी नहीं होने दूंगा। जो पैसा बनता है ऑन टाइम सब खिलाड़ी को जाएगा। और मेरे आने के बाद, मैं जब से मैंने पद संभाला, आने के बाद कम से कम भी 150 से ज़्यादा खिलाड़ियों को मैं जो पेंडिंग पैसे थे वो भी दे चुका हूँ। तो आप ये देखें कि मैं हमेशा, और मैंने एक और बात कही है कि खिलाड़ियों के लिए स्टेडियम, खिलाड़ियों के लिए अगर उन्होंने देश के लिए खेलने जाना है, अपने राज्य के लिए खेलने जाना है, उनको रिप्रेजेंट करना, और उनकी छुट्टी मेरे को फाइलों में घूमती दिखनी नहीं चाहिए। मुझे इमीडिएटली उनको छुट्टी देकर ग्राउंड में खेलते हुए देखना है। एक बार आपने खुद भी अपना जिक्र किया था कि आपकी फाइल जो अटकी थी, वो किस्सा एक बार ज़रूर बता दें। देखिए, मैं उस समय धन्यवाद करूंगा हमारे विज साहब का, वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे। तो उन्होंने जब उनको पता लगा कि संदीप की छुट्टी की फाइल बहुत घूम रही है और मैंने ओलंपिक की तैयारी के लिए छुट्टी डाली हुई थी, तो फिर उन्होंने इमीडिएटली विद इन आवर्स के अंदर वो छुट्टी मेरी करवाई। लेकिन बात वही है कि जब तक नोटिस में नहीं आती है तब तक पता नहीं चलता। अभी भी कभी कभी नीचे मैंने उनको, जो भी नीचे इस चीज़ को हैंडल करते हैं, उनको पहले ही आते ही ये बता दिया था कि खिलाड़ियों को ऑफिस के चक्कर नहीं लगवाने हमने, खिलाड़ियों को हमने ग्राउंड में मेहनत करवानी है जिससे कि वो मेडल जीतें। और जो ये ऐसे काम है, इसमें आप लोगों ने उनकी सपोर्ट करके जो उनकी जेन्युइन रिक्वेस्ट है उसको एक्सेप्ट करो, और उसके ऊपर जो जेन्युइन उनकी बनती है
एक ओलंपिक पैरालंपिक के हम बात कर रहे थे, अभी ओलंपिक आगे होना है, कोरोना काल आ गया, थोड़ा और टाइम मिल गया, अगर इसको मौके के तौर पे देखें, ग्रेस पीरियड मिल गया। पिछले लंबे वक्त से हरियाणा जो है ओलंपिक खेलों में अच्छा जो है प्रदर्शन करता रहा है। अब आगे और आपको अलग इससे फ़ायदा मिलेगा, तैयारी जो है वो और ज़्यादा हो पाएगी? दो पहलू हैं जिसमें मैं दो तरीके से सोचता हूँ। एक तो कोरोना काल में खुल के मतलब आपको कई फैसिलिटी नहीं मिल सकती हैं। अगर हम स्विमिंग की बात करें, जिम अभी ओपन हुए हैं, लेकिन उसमें भी काफ़ी चीज़ें हैं जो बतानी पड़ती हैं कि जिम में, क्योंकि क्या है कि अब जिस तरीके से कोरोना फैल रहा है तो खिलाड़ियों में भी अगर किसी सेंटर में आ जाए तो वो सेंटर भी बंद हो सकता है कुछ दिनों के लिए। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें भी हैं। अभी जैसे हॉकी की बात करता हूँ मैं, नेशनल कैंप बेंगलोर में था, 5 खिलाड़ियों को कोरोना आया, तो कम से कम वो 15 से 20 दिन उनकी ट्रेनिंग बंद रही। तो उसके बाद वो अगर वो कोरोना में वीकनेस भी आती है, उसके दौरान डर रहता है कि वो दोबारा से ना आ जाए, या दूसरे खिलाड़ियों में रहता है कि हमें ना हो जाए, तो वो कहीं ना कहीं सहम जाते हैं। तो ऐसे ही अगर इंडिविजुअल खिलाड़ी अगर उनको आ जाता है तो फिर उनके से काफ़ी सेंटर बंद हो सकते हैं उस वे में। हाँ, अगर हम दूसरे वे में देखें, कहीं ना कहीं जैसे अब इंडिविजुअल चाहे टीम गेम है चाहे इंडिविजुअल गेम है, उसमें हमें कहीं ना कहीं खिलाड़ियों की कोई भी 100% परफेक्ट खिलाड़ी नहीं होता है दुनिया में। तो जो कमियां हैं उस कमियां को दूर करने का और एक्स्ट्रा समय मिला है, तो मैं उस वे में भी लेता हूं। तो दोनों वे में है, लेकिन हमें बैलेंस बनाकर, मैं शुरू से ही बोलता आ रहा हूं मीडिया में भी, आपके माध्यम से भी, कि लोगों को जो तैयारी कर रहे हैं उनको समय और मिला है, और जो खिलाड़ी जो अभी यंगस्टर्स हैं उनके लिए भी आपका सबसे अच्छा समय, आपकी जो कमियां हैं उसको और स्ट्रॉन्ग बने, क्योंकि स्ट्रॉन्ग तो आप कर ही दोगे और स्ट्रॉन्ग, लेकिन जो कमियां हैं उसके ऊपर स्किल्स जो हैं, आपकी जो वीक स्किल्स हैं उसके ऊपर और काम करने के लिए आपको समय मिला है, जिससे कि जब भी आप उतरो कोरोना काल के बाद आप मैदान में उतरो तो आप बताओ कि ये टाइम में आपने इसको यूटिलाइज किया है। एक यूथ क्लब हरियाणा सरकार खोलने जा रही है और देश का पहला राज्य होगा जो यूथ क्लब खोलेगा। इसका किस तरीके से युवाओं को फायदा मिलेगा? क्या कुछ इसकी बजट अलॉटमेंट हुई है? कैसे ये इसकी फंक्शनिंग क्या है? बजट होता है डिस्ट्रिक्ट के उससे, जो डिस्ट्रिक्ट हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग होता है। उसमें यूथ क्लब का हमारा फोकस ये था, हमारे जो योगेंद्र चौधरी जी हमारे स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हैं, और उन्होंने सेंटर में भी ये काम किया है नेहरू युवा केंद्र के तरीके से। तो मैं और योगेंद्र चौधरी जी और हमारे स्पोर्ट्स डायरेक्टर और हमारे यूथ डायरेक्टर जो हैं, हम सब इस चीज़ को देख रहे हैं कि हम युवाओं को किस तरीके से उनकी दिशा में लेकर चलें। आप भी खुद समझेंगे कि जिस देश का युवा राइट डायरेक्शन में जाता है तो उसकी एक उन्नति बहुत जल्दी होती है। बिल्कुल। तो हमारा ये है कि कहीं ना कहीं किसी तरीके से उनको राइट डायरेक्शन, उनको किस तरीके से जॉब्स की तरफ उनका माइंड जाए, उनका अपनी फैमिली की लुक आफ्टर करने की तरफ। अगर वो किसान है, किसान का बेटा है, तो वो बाहर घूमने, क्योंकि बहुत से लोग आते हैं कि हमें यार 1 एकड़ बेच देंगे या कुछ ज़मीन बेच देंगे और हम बाहर चले जाएंगे, ऐसी भी सोच रखते हैं कई युवा। तो इस चीज़ से हटकर हमें, क्योंकि हर चीज़ हमारे देश में है, क्या नहीं है हमारे देश में। आप फॉरेनर्स देख लीजिए, बिजनेस करने हमारे देश में आते हैं, बिल्कुल, तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो इस तरीके की डायरेक्शन उस युवा क्लब में करनी है, उनको एक कई चीज़ों से दूर रखकर एक डायरेक्शन देने की जरूरत है। एक ऑनलाइन पोर्टल खिलाड़ियों के लिए आप लोग शुरू कर रहे हैं, इसका किस तरीके से रहेगा? कैसे रजिस्ट्रेशन हो सकता है और फ़ायदा क्या मिलेगा खिलाड़ियों को? देखिए, काफ़ी चीज़ें हैं जिससे कुछ खिलाड़ी वंचित रह जाते हैं। तो ऑनलाइन से काफ़ी कुछ उनको पता लगेगा, क्या फैसिलिटी है। आपको अवार्ड भी अगर लेना है, आपको अगर कोई कैश प्राइज़ का है, अगर आपकी जॉब्स के लिए अप्लाई करना है, तो वो ऑनलाइन पोर्टल के साथ साथ और भी कई चीज़ें आपको मैं तो एक यही कहूँगा सैड कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कोरोना पॉजिटिव आ गए, नहीं तो इस हफ्ते के अंदर अंदर आपको एक और अच्छी न्यूज़ देते स्पोर्ट्स के लिए। लेकिन अब उन जैसे ही वो ठीक होकर जल्दी से जल्दी रिकवर होकर आते हैं, तो उनके माध्यम से आपको एक स्पोर्ट्स के लिए बहुत अच्छी खबर देंगे। एक रोजगार के क्षेत्र में जो है इनसिक्योर रहते हैं, अगर आज के युवा की बात करें, बेरोजगारी दर बढ़ रही है, तो खेलों को एज करियर अपना के किस तरीके से एक खिलाड़ी जो है बचपन से, या माता पिता ये सिक्योर हो सकते हैं कि खेलों में डाल दो, रोजगार की कोई समस्या नहीं रहेगी? क्या आपकी तरफ से कोई योजना या प्लानिंग है? देखिए, 2 चीज़ें होती हैं। मैं खुद स्पोर्ट्स कम से कम आप देख लीजिए 23 साल 24 साल मैंने हो गए मुझे स्पोर्ट्स के साथ काम, मतलब खेलते हुए और इसमें आते हुए। तो 24 साल का एक एक्सपीरियंस मैं ये कहता हूँ कि खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स के साथ स्टडी भी करनी चाहिए और लाइफ में स्पोर्ट्स जरूर करनी चाहिए। वो आपको ज़िंदगी जीना सिखा देती है।
आपको पंचुअलिटी सिखा देती है, आपको लोगों की किस तरीके से रिस्पेक्ट करनी है, आप किस तरीके से आपको अपना गोल को अचीव करना है, आपके अंदर एक विल पावर होती सब में है, वो सिखा देती है। कई ऐसी चीज़ें हैं जो खिलाड़ियों को सिखा देती है स्पोर्ट्समैनशिप। तो उससे क्या है कि अगर आपको कहीं ना कहीं देखो, आपको पढ़ के अगर जॉब मिल रही है तो भी आप जॉब करोगे, खेल की अगर जॉब मिल रही है तो भी जॉब करोगे, लेकिन अगर खेलने के बाद या पढ़ने के बाद आप अगर सक्सेस नहीं होते तो दोनों का रेशो में देखना आपको बहुत फ़र्क दिखेगा। खिलाड़ी जो है कहीं ना कहीं मेहनत करके कुछ ना कुछ कर सकता है, लेकिन अगर सिर्फ पढ़ाई वाला हो जिसने स्पोर्ट्स ना की हो, उसके लिए कई बार चैलेंज आ जाते हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पढ़ाई तो करनी है, कंपलसरी है, क्योंकि बिना स्टडी के आप एक एजुकेटेड नहीं हो सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको किस तरीके से करना है, क्या मेथड है, वो नहीं हो सकता। स्पोर्ट्स में आपको एक प्लस पॉइंट मिल जाता है, क्योंकि अगर 100 खिलाड़ी मैदान में उतर रहे हैं एक में, उसमें से 5 को मान लो सिलेक्ट होना है, तो बाकी जो हैं वो अगले राउंड में या फिर उसके अगले राउंड में कभी कभी क्या होता है उसमें सक्सेस रेशो भी कम आता है, मतलब कभी कभी सक्सेस नहीं हो पाते हैं, लेकिन उनके माइंड और उनकी बॉडी इतनी फोकस रहती है कि वो किसी और लाइन में भी जाएं तो वहाँ पर भी वो कामयाब हो सकते हैं। तो मेरे लिए यही है कि खिलाड़ियों के लिए स्पोर्ट्स करना बहुत ज़रूरी है। एक जब मनोहर सरकार पार्ट 1 थी, उस वक्त एक नीति आई थी जिसमें ये कहा गया था कि शायद 2015-16 में आई थी कि हर ब्लॉक में स्टेडियम बनाए जाएंगे। आप खेल मंत्री बने तो उसके बाद विधानसभा में आपने कहा कि बजट नहीं है और स्टेडियम और जो हैं नहीं बनेंगे। ये किस तरीके से है, कैसे, क्यों नहीं बन रहे अब? देखिए, स्टेडियम और फील्ड में बहुत फ़र्क होता है। मैंने एक बहुत क्लियरली बात कही थी कि हम वो मैदान बनाएंगे जिसको मैं फील्ड मैदान होता है, वो मैदान बनाएंगे जहाँ पर ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका कोई हल्का डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र में है, करनाल में है, पानीपत में है, जहाँ भी, मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में है और वहाँ पर वॉलीबॉल या कबड्डी या रेसलिंग या फुटबॉल के ही खिलाड़ी हैं, अगर उसमें हम मल्टी ग्राउंड्स या बड़ा स्टेडियम बना दें और वो यूज़ ना हो, कई ऐसे हरियाणा में हैं जो इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं और उसकी मेंटेनेंस भी नहीं हो रही है क्योंकि वहाँ पर खिलाड़ी नहीं जा रहे हैं। तो कई गाँव में ऐसे मैदान बन चुके हैं जो 6.5 एकड़ में, पुराने टाइम पर अगर हम बात करें तो हुड्डा सरकार में, कांग्रेस टाइम में ये मैदान की तैयारी की थी, लेकिन किसी ने ये नहीं देखा कि इसकी मेंटेन कैसे किया जाए। तो अभी कोई प्लानिंग है मेंटेनेंस की? और इसमें मैं एक और चीज़ बताना, ऐड ऑन करना चाहूँगा कि हम जब आम जन जो हैं गाड़ी लेते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि इसकी माइलेज कितनी होगी, बिल्कुल, माइलेज के बाद देखते हैं भाई इसकी मेंटेनेंस मंथली कितनी होगी। हम वो चीज़ें चेक करते हैं, चाहे वो छोटी से छोटी गाड़ी हो, चाहे बड़ी से बड़ी गाड़ी हो, वो चाहे वो स्कूटर भी क्यों ना हो, चाहे वो मतलब कुछ 2 व्हीलर्स कोई भी हो, 4 व्हीलर हो, तो हम उसको चेक करते हैं। अगर हम किसी का कोई फ्लैट लेना चाहें तो उसमें भी देखते हैं कि यार इसका मंथली मेंटेनेंस कितना है, बिल्कुल, है ना। तो वो जब जो ऑनर होता है वो बताता भी है। तो हमने जब स्टेडियम बनाए तो हमने इसके बारे में देखा नहीं उस समय, जो स्पोर्ट्स को देख रहे थे कि इसकी मेंटेनेंस कैसे होगी, मेंटेनेंस का खर्चा कितना होगा, मेंटेनेंस को किस तरीके। तो उस तरीके से हम अभी हमने पास करवाया है पूरे जितने भी जहाँ पर एक्टिव स्टेडियम्स हैं उसको मेंटेन करने का, और उसके साथ जहाँ पर जो गेम्स के ग्राउंड्स हैं उसको मेंटेन करने का अभी हमने एक बजट पास करवाया है और उसमें हम काम कर रहे हैं। लेकिन मेरा फिर वही है कि हमारा काम है गेम को, खिलाड़ियों को आगे बढ़ाना। स्टेडियम, बड़े स्टेडियम बनाने का तब फ़ायदा है अगर हम हर महीने कोई बड़ा इंटरनेशनल टूर्नामेंट होस्ट करें। बिल्कुल, हम मैदान बनाएंगे जिससे खिलाड़ी बनेंगे। जो ऊपर का जो पवेलियन बनाने के, जो यहाँ ऊपर जो स्टेडियम की लुक बनाने का जो पैसा है वो हम खिलाड़ियों पे खर्च करना चाहते हैं। बिल्कुल। एक स्टेडियम भी बन जाएंगे, खिलाड़ी खेलने के लिए भी आते हैं, कोचेज़ की जो है वो कमी कई बार देखी जाती है, तो इस चीज़ को लेकर आप किस तरीके से देख रहे हैं आगे? लास्ट जब कोचेज़ की भर्ती हुई है विज साहब के टाइम, तो मतलब हमारे हरियाणा में काफ़ी कोचेज़ जो हैं वो पोस्टें खाली रह गई, क्योंकि कोचेज़ उस समय वो कंडीशन जो है कोच की, मतलब आप नेशनल खेल के कोच नहीं बन सकते। अगर आपने आज, मैं अगर ओलंपियन बनाऊं तो मैं वो उस चीज़ से निकल के आके ओलंपियन बनाऊं जो उसकी कंडीशंस होती हैं, बिल्कुल, जो उसके टर्म्स एंड कंडीशंस को पूरा करता है। तो ऐसे ही कोचेज़ में जो हमारे इंडिया में कहीं पे भी स्टेट में चले जाओ, जो कोच लगाते हैं मोस्टली 99.9 आई एम श्योर कि वो लोग, कोई एक ऐसी स्टेट होगी जहाँ पर कोई किसी ने NIS ना की हो और उसके अल्टरनेटिव पे उन्होंने कोई ऐसा कोर्स किया हो। वैसे कोर्स
सबसे बड़ा मान्यता जो हो NIS की है। तो NIS के कोच को ही हम मान्यता देते हैं कोच की। तो हमारे पास जो हरियाणा में जिन्होंने NIS कर रखी थी और वो जो उस कंडीशन से मतलब अकॉर्डिंग टू द गेम्स वो फुलफिल तो काफ़ी पोस्टें खाली रह गई थी। अब हम उसमें भी इस साल भी कुछ NIS की है, उससे पिछले साल भी, तो उसमें फिर दोबारा हम निकालेंगे अभी कोचिज़ के लिए। साथ ही में नर्सरीज जो हैं हमने उस तरीके से भी कर रहे हैं कि उसका अल्टरनेटिव भी निकले। हमारे यहाँ कई ऐसे नेशनल खिलाड़ी हैं जिन्होंने नेशनल खेला है, लेकिन उनका करियर एज अ जॉब या एज अ कोच आगे नहीं बढ़ पाया क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। लेकिन अभी इंटरनेशनल भी और नेशनल भी, नेशनल मेडलिस्ट भी ऐसे खिलाड़ी जो कोचिंग लाइन में आना चाहते हैं, उनको हम नर्सरी के माध्यम से उनको कोच बनाएंगे। आगे और कोच की भर्ती और हो सकती है? जी जरूर करेंगे, क्योंकि कोचिज़ के बिना खिलाड़ी कैसे बनेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा हम वही है कि जो गवर्नमेंट के कोचिज़ हैं जो उनकी टर्म्स एंड कंडीशन को पूरा करेगा तो वो तो रखेंगे ही। मैं वही दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि जो नेशनल और इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं जिनको पास NIS का जो कोर्स का जो सर्टिफिकेट नहीं है, तो उनको हम नर्सरीज के माध्यम से करेंगे। वो रीज़न ये है कि जो खिलाड़ी का जो एक अंदर एक गुण होते हैं, तो वो एटलीस्ट बच्चों में सिखाए कि किस तरीके से हमें स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाना है। एक आखिरी सवाल, आपने निरीक्षण किया, औचक निरीक्षण किया था और कोचेज जो हैं अनियमितताएं आपको मिली थी, उसके बाद आपको फॉलोअप किया होगा, आपने फीडबैक आया होगा, किस तरीके का सुधार हुआ और वो अनियमितताएं दोबारा ना हो, क्या कदम उठाए? देखिए, मैंने आपको अभी 5-6 मिनट पहले एक बात कही है कि आपको एक बहुत बड़ा सौगात देने वाले थे हम। अच्छा। और उसमें आपको सारा कुछ पता लग जाता कि जो हमने 7-8 महीने में जो औचक निरीक्षण किए हैं और कई जगह पर हमें कमियां पाई गई हैं, कई जगह पर सुधार भी हुए हैं, कई जगह पर हमें कई चीज़ों की मिस्टेक्स भी दिखी है, वो क्योंकि उसके ऊपर डीपली काम करने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी एक सौगात हमें दे रहे हैं स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को, और स्पेशली खिलाड़ियों के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए। तो मैं अभी उसके बारे में ज़्यादा डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी जैसे ही बहुत जल्दी ठीक होते हैं तो उस चीज़ के उनके माध्यम से हम ये पूरे हरियाणा को सौगात देंगे। जी, सरदार संदीप सिंह जी, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम मुद्दों पर बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। तो ये थे सरदार संदीप सिंह, हरियाणा के खेल राज्य मंत्री। देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़। मैं हूँ देवेंद्र। नमस्कार।